हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बन्नी ग्रासलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोवलून पेनिनसुला को लेकर के। तो कोवलून पेनिनसुला को अगर हम मैप में व्यू करें तो हांगकांग टेरिटरी का जो मेन पेनिनसुला है उसके सर्दर्न पार्ट को कोवलून पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हांगकांग ने चाइना का एक नेशनल सिक्योरिटी परमानेंट बेस एस्टेब्लिश करने की ग्रांट दी थी, जिसकी वजह से जो कोवलून पेनिनसुला है वो न्यूज़ में रहा था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से, इलेक्शन कमीशन ने झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को एक नोटिस सेंड किया है कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है। यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रघुबर दास, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मिस्टर सोरेन ने अपनी टाइम में, जब प्रेजेंट टाइम में वो स्टेट माइंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने रांची के बाहर कुछ गवर्नमेंट लैंड का यूज़ करते हुए स्टोन क्वेरिंग जो लीज है उनको अपने नाम पर अलॉट कर लिया। मतलब अपनी जो ऑफिस जो है प्रेजेंट टाइम में उनकी जो पोजीशन है उसका यूज़ करते हुए एक पर्सनल प्रॉफिट उन्होंने देने की खुद को कोशिश की है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 324 to 329 इसके बारे में बताया हुआ है। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में, या फिर जो उनका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 102 सब क्लोज 1 और आर्टिकल 191 सब क्लोज 1 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, इसमें अगर हम सीधी और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए तो आर्टिकल 102 में, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके लिए आर्टिकल 191 में ये बात बताई गई है कि आपको कि कोई अन्य ऐसी पोस्ट आपको नहीं लेनी है जहां पर उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो सैलरी है उस पोस्ट से रिलेटेड वो आपको गवर्नमेंट से दी जाए। भले ही आपसे उस पोस्ट से आपको 1 रुपये मिलता हो, भले ही आपको उस पोस्ट से 10,000 मिलते हो, लेकिन अगर आपने इससे जो लाभ का जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सारे प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। ओके, हमारा जो आरपीए एक्ट 1951 है उसका सेक्शन 9A जो है वो इस तरीके की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को गेन करने से मना करता है। ओके, इसमें ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया था कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करें, कुछ बेनिफिट्स के लिए वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डाइल्यूट ना करें। मतलब सीधी सी बात ये है कि एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, एक तरीके से सेपरेशन लाने के लिए, ताकि हर ऑर्गन जो है वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले कर सके। इसके लिए जो सेपरेशन ऑफ पावर जो बेसिक फीचर है उसको मेंटेन करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। देखो, अगर आप क्लियरली समझो, अब तक जितने भी केसेस हुए हैं उसमें क्लियरली ये बताया ही नहीं गया है, मतलब ये एक अनडिफाइंड टर्म है जिसको क्लियरली आप समझ ही नहीं सकते हो, लेकिन टाइम टू टाइम जो भी केसेस हुए उनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी में जो भी इनका रिजल्ट निकल करके आया उसके बेसिस पर आप इसको समझ सकते हो। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में इस चीज़ को रूल किया था कि इन फैक्टर्स के आप बेसिस पर आप समझ सकते हो कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ओके, जो भी कोई पोस्ट है उसको, उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उस पोस्ट के लिए। ओके,
या फिर गवर्नमेंट जो है वो उस जिस पोस्ट के लिए, मान लो किसी पर्सन को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया, अब उससे टर्मिनेट करने के लिए, उसके हटाने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसे अपॉइंट करने के लिए, उस पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रेम्यूनरेशन आता है, जो भी उससे रिलेटेड अलाउंसेज आते हैं, उनको डिटरमाइन क्या गवर्नमेंट करती है। जो रेम्यूनरेशन का जो सोर्सेज है वो क्या है, इसके अलावा जो पोजीशन, जो पोस्ट आपको दी गई है, उससे जो पावर है वो कहाँ से आती है, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है। आप सभी को पता है कोविड स्प्रेड होता है, उसके बाद में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है। वैक्सीनेशन में कुछ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ या फिर कई जगह पर हमने भी और आपने भी अपने रीजनल एरिया में देखा होगा कि स्टेट ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि सभी को वैक्सीनेशन अलाउ करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। ओके, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, डिस्कशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि देखो, आप किसी भी पर्सन को वैक्सीनेशन के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ जो है, उसके अंडर उसकी जो बॉडीली इंटीग्रिटी आती है एक इंडिविजुअल की, वो भी इसमें शामिल है। ओके, तो आप नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोविड के स्प्रेड की अगर आप बात करें तो अगर बात ये आती है कि जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन है उनसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ऐसा कहीं भी रिसर्च में सामने नहीं आया है। जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उनसे भी स्प्रेड देखने को मिल रहा है कोविड का। ओके, तो इनके बेसिस पर आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको वैक्सीनेशन लेना ही जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ इंडेक्स पब्लिश हुआ है और इसमें बताया गया है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो राइज देखने को मिला है। उसके बाद में भी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हाईलाइट देखने को मिल रहा है। ओके, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन जनवरी 2020 एंड अप्रैल 2022 के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है और लास्ट मंथ से यहाँ पर 0.7 का हाइक देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिस्कशन किया है, एक उनसे आंसर मांगा है कि आपको टाइम में 2 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाता है कि जो मिस्टर राजोना जो है, ओके, बलवंत सिंह राजोना जो अभी जेल में बंद हैं और उनके ऊपर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का, उनकी हत्या का, उनके मर्डर का आरोप है और उसको लेकर के उनको फांसी की सजा, एक तरीके से उनको जो भी उनको पनिशमेंट दी गई थी उसको लेकर के सेंटेंस टू डेथ उनको दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का असैसिनेशन किया था। अब उनको 2 मंथ्स का टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनकी जो भी मर्सी पिटीशन है उसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन दिया जाए। आप सभी को पता है हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको आर्टिकल 72 के अंडर ये सारी जो भी पावर्स हैं वो दी हुई हैं। ओके, अब इसको लेकर के देखो, जो मिस्टर बलवंत सिंह राजोना जो हैं उनको लेकर के जो मर्सी पिटीशन है, ऐसा बोलते हैं कि उनको लेकर के इसलिए डिस्कशन चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि उनकी मर्सी पिटीशन फाइल की गई, लेकिन एक ग्रुप ने, एक एसोसिएशन ने ये जो मर्सी पिटीशन फाइल की है, इंडिविजुअल बेसिस पर ये मर्सी पिटीशन फाइल नहीं हुई, जिसको लेकर के ये इशू बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी अदर लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे इस केस में, उनके बेसिस पर जो राजोना जो है उनकी मर्सी पिटीशन को ना देखा जाए, इंडिविजुअली तरीके से उनकी मर्सी पिटीशन को व्यू करके उसके ऊपर जो भी डिसीजन देना है वो जल्दी उसको क्लियर किया जाए। यहाँ पर IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि हीट वेव्स की वजह से जो हमारा नॉर्थ और जो स्पेसिफिक अगर हम मई को लेकर के उन्होंने ये क्लियर किया था कि नॉर्थ और वेस्टर्न जो इंडिया है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम में जो प्री मानसून रेनफॉल देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसमें 2-3 डिग्री का जो हमें कुछ 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो हीट वेव्स प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहा है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और इस पिटीशन में क्वेश्चन किया गया है, एक मुस्लिम वीमेन है, उन्होंने ये बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो बाइगेमी या फिर पॉलीगेमी होता है उसको रेगुलेट करने के लिए पिटीशन डाली गई है कि देखो
जो कुरान है वो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो ज़्यादा शादी करता है तो उसमें सभी जो उनकी वाइफ्स हैं उन सभी को कंप्लीटली एक तरीके से इक्वलिटी वो देगा और सभी का इक्वल तरीके से ध्यान रखेगा। ओके, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि जो पॉलीगैमी है जिसकी वजह से जो अर्लियर जो उनकी मैरिज हैं उनसे जो भी उनकी वाइफ हैं उनके बच्चे हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको कम्प्लीटली जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कम्प्लीटली जो उनको असिस्टेंस दी जानी चाहिए उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है और अब हाई कोर्ट ने सेंटर से इस पिटीशन को लेकर के अपना रिस्पॉन्स देने की बात की है कि आप अपना आंसर दीजिए कि किस तरीके से पॉलीगैमी को, बाइगैमी को हम रेगुलेट कर सकते हैं और जो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है उन सभी को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको लेकर के अब क्या रिस्पॉन्स रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर फर्स्ट जो जीएसटी का जो हमने कल कलेक्शन देखा था उसके बारे में बताया गया है कि कोविड के टाइम में जिस तरीके से स्लो डाउन देखने को मिला, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन रही, मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला। इन सब के बाद में भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा वेल प्ले किया है और अपने आप को दोबारा से अपकमिंग लेवल पर हम लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। हम अभी संडे को जो FAQ पेज आता है तब भी हमने डिस्कस किया था इस आर्टिकल को अच्छे से, और इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो संडे 1 मई को जो आर्टिकल आया था, FAQ जो पेज आया था द हिंदू का, उस पर कम्प्लीटली इसको डिस्कशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल में बात बोली गई है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, ओके, जो हमारा व्हीकल सेक्टर है वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो ज़रूरी भी है, नेसेसरी भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू आ रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एमिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमने अपने आप को ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो इशू देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में, उन सभी को काउंटर करना, उन सभी को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संडे को जब हमने डिस्कस किया था इस आर्टिकल को तब भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो भी इनकी लिथियम आयन बैटरी जो बनाई जा रही है उसमें एक कम स्पेस में, स्मॉल स्पेस में जो सारी जो डिवाइसेज हैं इनपुट उसमें इनपुट की जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेपरेटर है उसको लेकर के काफ़ी कम एरिया, काफ़ी कम स्पेस जो है वो जनरेट हो पाता है, और इसकी वजह से जब इशू क्रिएट होता है और हाई लेवल की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, उसकी वजह से इनकी जो भी बैटरी है उसमें बर्स्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि सेफ्टी जो है उसको मेजरली फोकस करना है और उसी के बेसिस पर ये सारा जो इशू है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम एक अल्टरनेट प्रोसीजर के रूप में देख रहे हैं उसको भी हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ हमारी सोसाइटी में, और जो इशू हैं उनको भी सॉल्व कर पाएँ, और अच्छे से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके जो बर्निंग इशू, जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं उनको भी हम अच्छे से काउंटर कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का अगर हम देखें तो हमारे इंडिया ने जो एक्सपोर्ट में काफ़ी हाई लेवल हाई किया है, 400 बिलियन डॉलर का अभी तक हम ट्रेड कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि हम इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखी गई है कि फाइनेंशियल ईयर 14 से अगर हम कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 22 को, तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए कि जीडीपी का कितना % हमने एक्सपोर्ट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 14 से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी कम किया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और कोविड पेंडेमिक की वजह से जो कमोडिटी के जो प्राइजेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हमें एक्स्ट्रा जो एक्सपोर्ट है, मतलब हमने अगर हम क्वांटिटी के बेसिस पर देखें तो हमने कम एक्सपोर्ट किया है, लेकिन प्राइजेस हाइक होने की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हाई लेवल पर जा चुका है। ओके, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में भले ही एक्सपोर्ट हमने काफ़ी अच्छे लेवल पर किया है, लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रू हुआ है। ओके, 600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने किया है, और इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है
यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो लैंग्वेज को लेकर के है। आप सभी को पता है हिंदी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और अभी एक बॉलीवुड एक्टर ने इम्पोर्टेंट बात रखी कि हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इसको जो है सभी को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहा क्योंकि साउथ से इस तरीके की बातें सामने आई कि आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो कि सभी को हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करना है। ओके, तो यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज को लेकर के डिबेट चल रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिस्कशन हुआ था, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें रखी गई हैं। तो हिंदी एक्टर ने अभी एक रिमार्क्स दिया जिसकी वजह से ये जो इशू जो है जो नेशनल लैंग्वेज का वो दोबारा से न्यूज़ में आ गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। उसमें मतलब नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, and the international form of Indian numerals will be used for official purposes। इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। हालांकि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस पे डिवाइड देखने को मिली थी। मतलब कोई बोल रहा था कि हिंदी को बनाओ, कोई बोल रहा था इंग्लिश को बनाओ, कोई बोल रहा था डिक्लेयर ही मत करो। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस क्वेश्चन के ऊपर डिवीज़न देखने को मिला था। कुछ मेंबर्स ने जो हिंदी नहीं बोलते थे उन्होंने हिंदी को जब नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की बात आई तो उन्होंने इसका अपोज किया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, हिंदी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे। इसके अलावा जो हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं कर रहे थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक तरीके से अपना बेसिस रखने की बात की। लेकिन जो अपोजिट्स हैं उन्होंने ये बात रखी कि ये जो है वो इंग्लिश वाज द लैंग्वेज ऑफ एनसेलमेंट एंड दिस दैट इज शुड बी एलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी लैंग्वेज है एक तरीके से हमें दास्ता जो है ओके ये हमें शो करती रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके इंग्लिश को यहाँ से हटाओ। लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने इंग्लिश को नहीं हटाने दिया। उनको लगता है कि इससे जो स्पेसिफिक एरिया इंडिया में जो है हिंदी डोमिनेशन क्रिएट होगा और जो अदर लैंग्वेज है वो स्पीक ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी डिक्लेयर करने की बात की कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको डिमांड उन्होंने रखी। हु सम आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ हिंदुस्तानी। तो ये कुछ उनके सबके अपने अपने ओपिनियन में कुछ डिफरेंसेस थे। स्क्रिप्ट को लेकर के भी डिफरेंसेस थे कि हिंदी को आप किस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हो। तो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ अपोजिशन देखने को मिले। उन्होंने बोला कि क्या करना है आपको कि देवनागरी स्क्रिप्ट को हमने एक्सेप्ट किया था वर्ड्स और न्यूमरल के बेसिस पर, तो कुछ ने बोला कि रोमन स्क्रिप्ट जो है उसको अडॉप्ट करो। मतलब ये आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस था उस टाइम से भी, तब भी ओपिनियन में सबके अलग अलग ओपिनियन थे, सबके अपने अपने बातें थी। लेकिन उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली स्पीक ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की। और ये बात रखी गई कि इंग्लिश को 15 साल के लिए हम रेगुलर रखेंगे उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और 15 साल के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सेड कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ के थ्रू लॉ बनाया जाएगा जिसमें इंग्लिश को और देवनागरी के किस फॉर्म को हमें रेगुलर रखना है नहीं रखना है सब को लेकर के पार्लियामेंट डिसीजन लेगी। अब 8th शेड्यूल क्या होता है? 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस को कंटेन किया गया है। स्टार्टिंग में इसमें 14 लैंग्वेज थी, बाद में इसमें 22 लैंग्वेज आ गई। ओके, अब ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि किस तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं उसको इनमें इंक्लूड किया जाता है। 2 प्रेफरेंसेस यहाँ पर दी जाती हैं इन लैंग्वेजेस के लिए in the text of the constitution. These are only 2 references to these languages in the text of the constitution. One is in article 344 subclause 1 which provides for the formation of a commission by the president which should have a chairman and members representing these scheduled language. Okay, the purpose of the commission is to make recommendation for the progressive use of Hindi for official purpose of the union and for restricting the use of English. और सेकंड रेफरेंस ये दिया जाता है आर्टिकल 351 में कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को स्प्रेड करे। इसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में जो भी हमारा कंपोजिट कल्चर है उसके सभी एलिमेंट्स का अच्छे से एक्सप्रेशन हो पाए, इसके लिए मीडियम को डिसाइड किया जाए।
okay, and also to assimilate elements of forms and expression from Hindustani and languages listed in the English schedule. ओके तो इनके बेसिस पर इनको प्रेफरेंस दी जा सकती है, प्रेफरेंस दी जाती है जो शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेजेस इंसर्टेड हैं उन सभी को। अब क्या होता है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद में 15 साल के लिए डिसीजन लिया गया था कि इंग्लिश को हटा देना है या फिर जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगी। जब लॉ पास करने की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास करने की बात आई तो तमिलनाडु में इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ कि इंग्लिश को हम नहीं हटाने देंगे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में एक अश्योर कर दिया था कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल यूज के लिए रिमेन रहेगी और कम्युनिकेशन सेंटर एंड द स्टेट में जब कम्युनिकेशन होगा तो उस लैंग्वेज के रूप में भी इसको यूज़ किया जाएगा। ओके तो तमिलनाडु में इसका लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात करें 1960 में जो पॉलिसी बनी उसमें 3 लैंग्वेजेस का एक डॉक्यूमेंट रखा गया कि हिंदी, इंग्लिश और 1 रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी, इंग्लिश और ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस इन अदर स्टेट। जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ तो हिंदी को रख ही लेंगे और जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ की कोई रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया था। ओके तो ये लैंग्वेज का कहाँ पर किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, किस तरीके से बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें रखी गई हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 2 मंथ्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 24 फेब को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक स्टार्ट किया था और उसके बाद में कुछ अदर इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप रशिया यूक्रेन मैप को यहाँ पर व्यू करोगे तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये देखो, ये कंट्री जो है वो मोल्डोवा कंट्री है और ये यूक्रेन है, ये रशिया है। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का तो उसमें एक मेजर पार्ट, एक बड़ा पार्ट बनकर के आता है रशिया और कुछ अदर कंट्रीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश होती हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि मोल्डोवा का जो ये रीजन था जो बिल्कुल यूक्रेन के बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में एग्जिस्ट करता है, जिसको ट्रिनिट्रिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि इस एरिया को यहाँ पर मैप में शो कर रखा है। यहाँ देखिए आप, ये यूक्रेन और ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया जो ये एरिया है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका रिकॉग्निशन नहीं दिया, रशिया ने भी रिकॉग्निशन नहीं दी है। यहाँ पर 2006 में रेफरेंडम होता है जिसमें डायरेक्टली वोट करवाए जाते हैं कि यहाँ की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो क्या चाहती है। तो 97.2% वोट जो है वो रशिया को, ये एरिया ये चाहता है कि रशिया के साथ में हम जुड़े, रशिया हमें अपने अंडर ले और रशिया का इंटीग्रल पार्ट ये बनना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पर कुछ ये जो एरिया है वो एक सेपरेटिस्ट रीजन है जहाँ पर 1500 रशियन ट्रूप जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश हैं पीस कीपिंग के लिए। ओके तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर इसके अंडर एरिया आता है, 4,70,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि यूक्रेन ने यहाँ पर कुछ अटैक किया, कुछ ग्रेनेड इशू देखने को मिले, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो न्यूज़ में दोबारा से आ गया है। ओके तो इस एरिया को अगर ये रशिया के साथ में ज्वाइन होना चाहता है, रशिया वैसे इसको अपने अंडर करना अच्छे से चाहेगा क्योंकि इससे रशिया जो है वो यूक्रेन का जो यहाँ पर ब्लैक सी वाला जो रीजन है उसको काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। ओके तो यहाँ पर रशिया जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस बनाना चाहेगा। वैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो मोल्डोवा जो है वो ना तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और ना ही यूरोपियन किसी कंट्रीज़ का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। हालांकि यूरोपियन यूनियन को उन्होंने अर्ज किया है कि हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करने में, उस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मोल्डोवा के साथ में भी कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं और यूक्रेन को अपनी वेस्टर्न रीजन से या वेस्टर्न बाउंड्री से भी कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। ब्लैक सी में जो उनकी प्रेजेंस है उसको भी काउंटर करने के लिए यहाँ पर रशिया जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया जो एरिया है उसका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्वासी फेडरलिज्म को लेकर के है। इस आर्टिकल में हमारे इंडिया में किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें जो टर्म्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ की गई उसके बारे में बताया गया है। अब सभी को पता है हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट भी है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो हमारे इंडिया में यूनिटरी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा है, मतलब सेंटर के पास में पावर ज़्यादा है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब हम स्लाइटली फेडरल हैं और मोर क्या है, यूनिटरी है।
ये चीज़ें आपको शो करती होंगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। हमने हमारे स्टैटिक पार्ट में इस चीज़ को डिस्कस भी कर रखा है कि कौन कौन सी यूनिटरी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फेडरल पॉइंट्स हैं, लेकिन मोर हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिटरी फीचर्स हैं। ओके, इसलिए हमारे यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म इसको बोला जाता है। वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। रीज़न ये है कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली, एक एक्ट लाया गया, उसमें बोला गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, दो डिवीज़न होंगे इंडिया के, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन करो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, और चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट ऐसे थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने सारे जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सभी को तैयार किया कि हम आपको पावर्स देंगे और उन पावर के बेसिस पर आपको इंडिपेंडेंट रहने की पावर दी जाएगी। तो इसके बेसिस पर जो प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडिया के साथ में जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब बात आती है फेडरल वर्ड देने की तो फेडरल वर्ड नहीं दिया जाता है और उसकी जगह पर यूनियन और स्टेट जो है वो वर्ड दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसका पॉइंट ये रखा गया कि जिन स्टेट्स को हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, इंडिया का पार्ट बनाया है, अगर उनको हमने थोड़ा सा भी उनको ये लगा कि इन पॉइंट के बेसिस पर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो फेडरल वर्ड का यूज़ करते हुए कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, फेडरल हैं, अपने आप में पावरफुल हैं, तो हमें आपके साथ में नहीं रहना है। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार ही नहीं की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रल पार्ट भी बनाया गया और उनको पावर भी नहीं दी गई, वो जो वर्ड है वो यूज़ भी नहीं किया गया। ओके, जैसे कि अगर हम समझें तो 2008 में 26/11 अटैक हुआ, 26/11 के नाम से जिसको हम जानते हैं बॉम्बे में। उसके बाद में हमारे कंट्री ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम क्या करेंगे, टेररिज्म को निपटने के लिए एक ऐसी फोर्स बनाएंगे जो स्पेसिफिक उसी के ऊपर काम करे। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट कर दिया कि पुलिस तो स्टेट के अंडर आती है और आप हमारी जो पावर है उसको स्नैच करने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे आप देख सकते हो कि अगर हम फेडरल वर्ड यूज़ करते तो स्टेट जो है वो कभी भी इस बात को डिक्लेयर कर सकते थे कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर पावरफुल और हमें तो इंडिपेंडेंट होना है। तो इससे इंडिया का जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अनडिस्ट्रिक्टेबल जो यूनियन है वो डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन में चेंज हो जाता। ओके, तो हमारे इंडिया में आप सभी को पता है कि आर्टिकल 3 के अंडर पावर दे रखी है सेंटर के पास में कि सेंटर जब चाहे किसी भी स्टेट की एरिया चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, उसका जो एरिया है उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है। मतलब स्टेट की कोई पावर नहीं है, स्टेट को कम्प्लीटली अंडर है सेंटर के, और सेंटर को यहाँ पर पावरफुल बनाया गया है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये भी बात आती है कि जब सेंटर को इतना ही पावरफुल रखना था तो हम यूनिटरी फीचर ही ले आते, भाई सेंटर के पास ही पावर रख देते लॉ बनाने की और स्टेट के पास पावर नहीं रखते। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है वो वहाँ के लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से समझेगी। साउथ इंडिया में क्या चल रहा है वहाँ पर जो लोकल स्टेट है उनकी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से समझेगी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर। आप एजुकेशन लेवल पर देते हो, लिटरेसी लेवल पर ले लो, आप एक तरीके से इकोनॉमी के लेवल पर ले लो, कास्ट, जेंडर और भी बहुत सारे, रिलीजन के बेसिस पर, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज के बेसिस पर, बहुत सारी डाइवर्स कंट्री है, सबके अलग अलग इश्यूज हैं। तो इसीलिए उन सारे इश्यूज को हम अच्छे से सोल्व कर पाएँ, जो भी पॉपुलेशन है उनके हर प्रॉब्लम को अच्छे से हम फेस कर पाएँ, उसको अच्छे से हम डिस्कस कर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आएँ। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो फेडरल फीचर्स हैं उनको अपनाया गया था। तो हमारी पॉपुलेशन का भी ध्यान रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन के टाइम में, और जो हमारी कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर नीदरलैंड के, यहाँ देखिए एक सेकेंड, नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। उन्होंने एक बात बोली है कि देखो इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट इश्यूज, इन सभी को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो ट्रेड से। ट्रेड जो है वो इन सभी से इंटीग्रेटेड है।
अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उनमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे आपस में कनेक्टेड हैं। 70 to 80% of global trade is connected to investment. If we invest in each other society, you must also have dialogue on how we address environment issues and climate changes. मतलब कोई कंट्री का आकर के हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट में हम सभी को, जब भी कोई मान लो कोई नई मैन्युफैक्चरिंग हब हमें एस्टेब्लिश करना है तो पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस हम उसको लेकर के लेते हैं। ओके, गवर्नमेंट इसको व्यू करती है, पैनल बनता है, डिस्कशन किया जाता है कि एनवायरनमेंट को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप स्पेसिफिक क्लाइमेट को लेकर के डिस्कशन किए जा रहे हो, उसको लेकर के अलग से सेपरेट डिस्कशन नहीं करना है। हमारा जो हर पॉइंट है वहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, तभी हम जा कर के इन सारे इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोपियन कंट्रीज़ की विजिट पर हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी विजिट की, वहाँ के जो चांसलर है, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल जो हैं उनके साथ में डिस्कशन किया। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर, ये दोनों कंट्री के ये जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं उनको लेकर के डिस्कशन किया। दोनों की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं उनमें और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए डिस्कशन हुआ। इसके अलावा बात की गई रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत बोला कि रशिया यूक्रेन वॉर में चाहे कोई भी जीते, ओके, किसी की जीत नहीं होगी। और अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो इस वॉर से किसी को भी जो है सभी को लॉस हो रहा है, कोई भी इससे प्रॉफिट में नहीं रहेगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखो जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है उससे अगर हम देखें तो उससे प्रॉफिट सबको होता है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें, जैसे वॉर जैसी सिचुएशन है, कोविड पैंडेमिक हुआ, इस सारे इश्यूज से कोई भी प्रॉफिट में नहीं रहता है। कोई भी कंट्री अगर जीत भी लेता है इस वॉर को तो ना सिर्फ वो प्रॉफिट में रहता है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं ग्लोबली लेवल पर, कंट्री बेसिस पर, जो चीज़ें जो हैं उसको लॉस में ही रखती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नेपाल विजिट करेंगे बुद्ध पूर्णिमा को। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट विजिट होगी जब 2019 में री इलेक्ट हुए उसके बाद में। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आए थे, और उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विजिट वहाँ पर रहेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नेपाल में जो लुम्बिनी जगह है, बुद्धा का बर्थ प्लेस, जिसके बुद्धा के बर्थ प्लेस के नाम से जिसको जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रजिस्टर्ड है। ओके, तो वहाँ पर जाएंगे वो। इसके अलावा जो भी डिस्कशन होगा, बुद्ध पूर्णिमा आप सभी को पता है, जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनकी डेथ भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा बोलते हैं कि उनको एनलाइटमेंट मतलब जो नॉलेज उनको गेन हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ था। ओके, तो इसीलिए इस दिन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, और इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है, अगर हम बुद्धिज्म रिलीजन के बेसिस पर देखें तो दोनों जो कंट्री हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जो भी हमारे बेसिक कनेक्टिंग जो डॉट्स हैं, उन सभी को रिवाइवल करने के लिए ये जो विजिट है वो हो सकती है। अब यहाँ पर बुद्धिज्म रिलीजन की बात आई है तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। वैसे आप हमारे हिस्ट्री का जो स्टैटिक पार्ट का पोर्शन है वहाँ जाकर के आप व्यू कर सकते हो। वहाँ पर हमने जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको अपलोड कर रखा है। ओके, तो अगर हम देखें तो देखो 1000 BC की बात है जब आयरन का ओरिजिन होता है। उससे पहले जो वैदिक एरा जो है वो चल रहा होता है। वैदिक एरा में क्या होता है, जैसे जैसे पोस्ट वैदिक एरा आता है वैसे वैसे डिवीज़न होने लगता है सोसाइटी में। जो ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण जो सेक्शन है, उसको एक पावरफुल, एक इम्पोर्टेंट रोल दे दिया जाता है कि सोसाइटी में जो धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो भी सारे काम कांड है वो आप करोगे। ओके, इसके अलावा एक राजा का पोस्ट वैदिक एरा आते आते जो एक राजा जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे रहने लग जाते हैं। अब जगह जगह ट्रैवल नहीं करते हुए एक जगह बसने लग जाते हैं, और जब बसने लग जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक राजा की ज़रूरत होगी। तो एक रूलर, एक इम्पोर्टेंट मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण जो सेक्शन है वो उभर करके सामने आ जाते हैं। वैश्य और शूद्र जो हैं वो भी होते हैं। अब क्या होता है, 1000 BC में आयरन का ओरिजिन होता है, आयरन का खोज की जाती है, डिस्कवरी की जाती है। अब लोहे की जैसे ही खोज हुई तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसीजिव होने लगी। जैसे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा आयरन का, इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया तो प्रोडक्शन की पावर दी गई थी राजा को। ओके, अब सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है,
प्रोडक्टिव वर्क और नॉन प्रोड्यूसर वर्क, नॉन प्रोडक्शन सेक्शन और प्रोडक्शन सेक्शन। शूद्र और वैश्य जो है वो प्रोडक्शन करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण हैं जो ये प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पर पोस्ट वैदिक एरा आते आते डिसीजन कर दिया गया कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर एक तरीके से हक होगा किसका, किंग का, और जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है वो दी गई ब्राह्मण को। अब जो चारों के चारों जो सेक्शन थे सोसाइटी के, वो अपने पॉइंट्स से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि हम जो काम कर रहे हैं उससे तो हमें जस्टिफाई नहीं मिल रहा है। रूलर को लगता कि अगर मैं थोड़े से एफर्ट्स और लगाई जाते तो जो पोस्ट है ब्राह्मण की उसको हटा करके जो मेन पोस्ट है वो भी मेरे पास ही रहती, मतलब जो होली पोस्ट है वो भी मेरे पास ही रहती। दूसरा, ब्राह्मण को लगता है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाते तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके पास में पावर हमारी होती। वैश्य और शूद्र को लगता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर भी हम पावरफुल नहीं है सोसाइटी में। तो एक ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है, और उसी के बेसिस पर कुछ रिलीजियस रिवोल्यूशन होते हैं ताकि सब कुछ एकदम सिंपल हो, सिंपल तरीके से हर इंसान जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए सोसाइटी में। इसके लिए कुछ रिलीजियस रिवोल्यूशन होती हैं, और उन रिलीजियस रिवोल्यूशन में दो रिलीजियस रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में सामने आते हैं। एक सिंपल तरीके से रिलीजन को एस्टेब्लिश करना, सभी लोग ईजिली किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर पाएँ, उसको फॉलो कर पाएँ, ज़्यादा कस्टम ट्रेडिशन ना हो, ज़्यादा जो लाइफ है वो टफ ना रही। ओके, तो जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको एस्टेब्लिश किया गौतम बुद्ध ने। उनका 563 BC में उनका बर्थ होता है लुम्बिनी में, लेकिन उनका जो प्रेजेंट टाइम में अगर उनका रियल बर्थ प्लेस की देखो, लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। हालांकि ऐसे बोलते हैं कि मदर कहीं ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन उनका जो रियल एरिया जहाँ पर वो रहे उसको नेपाल में रुम्बिनदेही के नाम से जानते हैं। फादर का नाम उनके शुद्धोदन था, मदर का नाम महामाया था। यहाँ पर उनका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनका क्लैन कौन सा था, तो उनका क्लैन था शाक्य क्लैन, वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गौतम बुद्ध जो है 563 में उनका बर्थ हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लगभग 35 जब उनकी एज थी तब उनको एनलाइटमेंट होता है, और उसको वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। ओके, वैशाख पूर्णिमा क्या है आप सभी को पता है कि हमारे जैसे इंग्लिश कैलेंडर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही जो हमारे विक्रमी संवत होता है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मंथ है वो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से 12 मंथ होते हैं। तो जो सेकंड मंथ होता है बैसाख, उसकी पूर्णिमा जिस दिन फुल मून होता है उस दिन ये जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन जो है, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने गौतम बुद्ध से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को देखा। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध का मेन डिसाइपल और उनके जो फेवरेट डिसाइपल थे उनके नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोविड के टाइम में कितने जो स्टूडेंट हैं या कितने जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो ऑर्फन हो गई, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया। लेकिन स्कूल से कोविड रिलेटेड पेन्योरी में, कोविड के टाइम में जो पेरेंट्स हैं उनकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से वो स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवा पा रहे। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई। उसको लेकर के कोई भी डाटा नहीं है। तो इसको लेकर के उन्होंने बताया है कि हमारे पास में ऐसे चिल्ड्रन को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जानी चाहिए। ओके, तो ये आज के हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। फॉरेन पेज पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। एक सेकेंड, फॉरेन पेज पर यहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं, और जीरो कोविड अप्रोच की वजह से वहाँ की जो ग्रोथ और इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ की जो चाइना की जो इकोनॉमी है, अगर लास्ट 30 ईयर से हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी वर्स्ट शेप में प्रेजेंट टाइम में वो चल रही है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।